नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, जन सुनवाई जन सेवा होगी पहचान। घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। सीमा पार दोस्ती को मिलेगी रफ्तार। ट्रेन से सीधे जा सकेंगे भूटान। 4033 करोड़ रुपए की लागत के 2 रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी। संपर्क, व्यापार, पर्यटन के साथ आसान बनेगी दोनों देशों के बीच आवाजाही। बिहार को मिली रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कुल 60 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 12,000 ट्रेनों के साथ फेस्टिव सीजन के लिए रेलवे तैयार। मूडीज ने भारत की अर्थव्यवस्था पर जताया विश्वास। मूडीज ने स्थिर आउटलुक के साथ भारत की Baa3 रेटिंग को रखा बरकरार। भारत और श्रीलंका प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबानी में महिला क्रिकेट विश्व कप की मंगलवार से शुरुआत। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को जनता के साथ सेवा भाव से जुड़ा राजनीतिक दल बताया है, तो भाजपा कार्यकर्ताओं से जनता की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया तो कार्यालय को देवालय जैसा पवित्र स्थान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकारों पर जनता के साथ लूट का आरोप लगाया तो अपनी सरकार में आम जनता की बचत और कमाई के लिए उठाए गए कदमों को भी गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नए दिल्ली प्रदेश कार्यालय भवन का शुभारंभ किया। नवनिर्मित कार्यालय भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भाजपा और दिल्ली का संबंध सिर्फ शहर और पार्टी का नहीं, बल्कि सेवा संस्कार और सुख दुख के साथी का है। पीएम ने कहा कि हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। पीएम ने कहा कि जनसंघ और भाजपा दिल्ली के दिल और हितों से जुड़े रहे हैं। पीएम ने दिल्ली की डबल इंजन सरकार के काम की सराहना की। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए नए घर बनाना, दिल्ली के सैकड़ों सरकारी स्कूलों, अस्पतालों को बेहतर बनाना, दिल्ली में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलवाना, यमुना जी को साफ करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना, यमुना जी के तट पर शहर के दूसरे हिस्सों में शानदार लिविंग स्पेस बनाना, मेट्रो, फ्लाईओवर के काम को गति देना। दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगी हुई है। पीएम ने कहा कि 2014 तक 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर इनकम टैक्स लग जाता था। आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है। पीएम ने जीएसटी बचत उत्सव से लोगों को होने वाले भारी लाभ का भी जिक्र किया। 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपए की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। पीएम ने दिल्ली सहित देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से
सुनिश्चित करने को कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचे। पीएम ने इस संदर्भ में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट पे पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया। यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है, वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि देश भर में लाखों कैंप लगाकर अब तक 3 करोड़ से अधिक महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। पीएम ने दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं से इस अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। पीएम ने दिल्ली में बसने वाले मिनी इंडिया का जिक्र किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर जोर दिया। शैलेंद्र मिश्र और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देश भर में भाजपा कार्यालय के निर्माण की प्रेरणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने नवनिर्मित पार्टी कार्यालय संस्कार केंद्र बताया। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय आज बनकर सुसज्जित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पड़ोसी देश भूटान अब भारत के साथ सीधे रेल संपर्क से जुड़ने जा रहा है। दोनों देशों ने इस दिशा में तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू से जुड़ेगा। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से को जोड़ेगा। इस बीच देश में भी कई नई ट्रेनों की शुरुआत हुई। रेल मंत्री ने आज 7 नई ट्रेनों की सौगात बिहार को दी है। 3 नई अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन ने बिहार में कनेक्टिविटी में तेजी से बढ़ोतरी इसके माध्यम से होगी। रेल संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे ने सोमवार को बिहार को बड़ी सौगात देते हुए 7 ट्रेनों का शुभारंभ किया। वहीं भारत और भूटान के बीच भी रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए सरकार ने 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पहला प्रोजेक्ट असम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेल लाइन बिछाने का है। 69 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 3056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से को जोड़ने के लिए है। इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी, जिस पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं से न सिर्फ दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही भी आसान होगी। The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers, to be precise. 89 kilometers of railway network will be created. India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. वहीं भारत और भूटान के बीच नई रेल लाइन परियोजना पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। India and Bhutan share a relationship of exceptional trust, mutual respect and understanding. This is a relationship that is rooted in cultural and civilizational ties, extensive people-to-people relations and our shared developmental and security interests.
वहीं नवरात्र के मौके पर बिहार को एक ही बार में तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और लोकल कनेक्टिविटी दोनों की सौगात मिली है। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेनें आम जनता के लिए चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें मुजफ्फरपुर चरालापल्ली जंक्शन, दरभंगा मदार जंक्शन और छपरा आनंद विहार टर्मिनल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 7 नई ट्रेनें देकर पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। इससे बिहार के विकास को पंख लगेंगे। अश्विनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं। पिछले 1 दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में तेजी से कार्य किया गया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 1899 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण किया गया है। ऋषि कुमार और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार इस बार देश भर में हजारों स्पेशल ट्रेनें चलेंगी ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। ये स्पेशल ट्रेन 1 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएंगी। देश भर में त्योहारों के दौरान रेल यात्रा को सहज और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार करीब 12,000 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 10,500 को पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है। इस बार चलेंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें, 10,500 ट्रेनें पहले से नोटिफाई। उत्तर रेलवे की 4,100 से अधिक ट्रेनों की तैयारी। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन की थी और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ, सर्विस का नया रिकॉर्ड बनाओ। तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं। वहीं उत्तर रेलवे की ओर से 4,100 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा चुकी है। यात्रियों की संख्या के हिसाब से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके। पूरे भारतीय रेल के 12,000 में से केवल उत्तर रेलवे ही अपने आप में बहुत बड़ी संख्या में इन रेलगाड़ियों का बंदोबस्त ऑलरेडी कर चुका है और उसमें से अधिकांश रेलगाड़ियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। त्योहारों पर यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर मुहैया कराना रेलवे की प्राथमिकता है। इसी के तहत नॉर्दर्न रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं ताकि यात्रियों को तुरंत मदद दी जा सके। त्योहारों में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अतिरिक्त ट्रेन और कोचेस से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों का सफर आरामदायक के साथ साथ सुरक्षित भी हो। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार को तेज रफ्तार वाली ट्रेनें और लोकल कनेक्टिविटी दोनों की सौगात मिली है। इससे दूर दराज के यात्रियों को राजधानी और बड़े शहरों तक पहुंचना आसान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार से संचालित होने वाली ट्रेनों का वीडियो साझा करते हुए बताया कि बिहार में 7 नई ट्रेन सेवाओं की शुरुआत के साथ ही बिहार में रेल विकास को नई रफ्तार मिली है।
और वहीं छठ दिवाली से पहले बिहार को 3 नई अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों की सौगात मिली है। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए खुली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में डीडी न्यूज दिल्ली की टीम ने सफर किया और अमृत भारत ट्रेन की सुविधाओं और क्वालिटी को समझने की कोशिश की। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज ने कैमरामैन शिव सुमन के साथ मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तक अमृत भारत ट्रेन का सफर किया। भारतीय रेल नित नई प्रगति की इबारत लिखने में जुटा हुआ है। सबसे पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के देश के तमाम शहरों तक परिचालन सुनिश्चित करने को लेकर भारतीय रेल कृत संकल्पित दिखाई पड़ रहा था। अब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए अमृत भारत ट्रेन की परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लबरेज है। हमारे कैमरामैन शिव सुमन आपको दिखाएंगे कि इसमें चार्जिंग पॉइंट या फिर पंखे तमाम जो हैं ये बहुत खूबसूरती के साथ लगाए गए हैं और इसमें आधुनिकता का पूरी तौर पर समावेश है। अभी हम मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्रा जंक्शन पटना तक की यात्रा करेंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ट्रेन कितना खूबसूरत और आरामदेह है। अक्सर ये सवाल उठते रहे थे कि आखिर सामान्य बोगियों की संख्या नहीं बढ़ती है। यह ट्रेन सामान्य बोगियों वाली ऐसी ट्रेन है जिसमें एसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो बाथरूम, नल या फिर चार्जिंग पॉइंट, पंखे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भारतीय रेल ने इसे डिजाइन किया है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंचने की जो कोशिश है उसमें ये साफ तौर पर परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो गरीब लोग हैं या सामान्य लोग जो सामान्य बोगियों में सफर करते थे, उनके लिए यह ट्रेन जो है किसी हम कह सकते हैं कि सपने साकार होने से कम नहीं है। और यह पूरी ट्रेन की जो कवायद है, उस ट्रेन की कवायद यही है कि यह ट्रेन सामान्य बोगियों वाली ट्रेन है, जिसमें मुसाफिर आराम से सामान्य श्रेणियों में बहुत कम रुपए खर्च कर यात्रा को आसान बना सकते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से डीडी न्यूज के लिए। बिहार को 7 ट्रेनों की सौगात मिली है। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बिहार में पिछले कई वर्षों से बहुत सारे रेलवे के काम हुए हैं जो एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। आज अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के द्वारा 7 ट्रेनों का तोहफा बिहार को देने जा रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और यहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना जंक्शन पर होंगे। हम इस मुद्दे पर डिटेल बातचीत करेंगे ईडी जो रेलवे बोर्ड हैं दिलीप कुमार जी, उनसे कि आखिर कौन कौन सी वो ट्रेन है जो बिहार के लिए सफर को आसान बनाएगी। दुर्गा पूजा का समय है और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय रेल की ओर से आज बिहार से 7 नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इन ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। जो ट्रेनें आज प्रारंभ की जाने वाली है उसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 4 पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो 3 अमृत भारत ट्रेनें हैं उसमें से एक का परिचालन दरभंगा और अजमेर के बीच में किया जाएगा। एक ट्रेन जो है वह छपरा और दिल्ली के बीच में प्रारंभ की जा रही है और तीसरी ट्रेन का जो शुभारंभ है वह मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच में किया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन जो है वह मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके तैयार की गई है और इसमें हम लोगों ने स्लीपर क्लास और गैर वातानुकूलित सीटिंग क्लास की व्यवस्था की है। 11 कोच इसमें सीटिंग क्लास के होते हैं और 8 कोच जो है वो स्लीपर क्लास का होता है। तो ये जो ट्रेन है वह आम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और इस श्रृंखला की जो 12 ट्रेनें हमने पहले इंट्रोड्यूस की हैं वह पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं और सबने उसको हाथों हाथ लिया है। अब जबकि हम लोग नई सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं तो इन नई सेवाओं की शुरुआत से बिहार के लोगों को तो काफ़ी लाभ होगा ही, साथ ही जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, चाहे तो वह तेलंगाना हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान के लोग हों, सभी को काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो अमृत भारत ट्रेनें हैं उसका फीचर आप जानते हैं कि पुश पुल टेक्निक से वो है, सीटें हैं वो काफ़ी आधुनिक तरीके से और सुविधाजनक बनाई गई हैं। अमृत भारत ट्रेन जो है वो साधारण लोगों के प्रतीक के तौर पर सिंपल लोगों के लिए इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है।
जो अमृत भारत ट्रेन है उसका पूरा कंपोजिशन में 11 कोच हम लोगों ने जनरल सीटिंग क्लास का रखा है और बाकी कोच जो है वो स्लीपर क्लास का है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आम यात्रियों को फोकस में रख करके और कम किराया रखते हुए, करीब 500 रुपये का किराया है 1000 किलोमीटर की जर्नी के लिए, तो कम किराया रखते हुए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन देश में शुरू हुआ है। ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो मुसाफिर हैं, गरीब लोगों को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सस्ता और आसान सफ़र जो है उनके लिए सुहाना बन सके। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के करूर पहुंची, जहां उन्होंने 27 सितंबर को हुई भगदड़ की चपेट में आए पीड़िता परिवारों से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने पीड़ितों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को प्रभावित लोगों से मिलने के लिए भेजा है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सीधे बैंक खाते में मदद राशि भेजने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन ये राशि भेजने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अकाउंट नंबर मिलने का इंतजार है। Dr. Murugan and myself have been sent by the Honorable Prime Minister to go and meet with people. Announcement for the direct transfer has been made by the Honorable Prime Minister. So much for people who have lost lives. So much for people who are in the hospital. Now it's for the district administration to send the account numbers at the earliest so that those monies can reach the affected parties. For them to be speedy is what I can request, so that the collector can send the numbers today itself, and both of us as ministers in the Union Cabinet will certainly go back and speed it up. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के बूंदी जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान ओम बिरला ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों और खेतों में बर्बाद फसलों का भी निरीक्षण किया। पीड़ित ग्रामीणों से संवाद के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शीघ्र पूरा कर मुआवजा राशि जारी की जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने ग्रामीणों की मांग पर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और तेजाजी मंदिर की छत की मरम्मत के लिए सांसद कोष से राशि देने का आश्वासन भी दिया। सरकार ने लद्दाख के मामलों पर एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा खुला रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया। सरकार ने कहा कि लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति या किसी अन्य मंच के माध्यम से एबीएल और केडीए के साथ चर्चा का स्वागत करना जारी रखेंगे। लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ स्थापित बातचीत तंत्र ने अब तक लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण और LAHDCS में महिलाओं को आरक्षण और स्थानीय भाषाओं का संरक्षण जैसे मुद्दों पर अच्छे परिणाम दिए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 1800 सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार ने विश्वास जताते हुए कहा कि निरंतर बातचीत निकट भविष्य में वांछित परिणाम देगी। लेह में सोमवार को कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई। ये ढील सायंकालीन 4 से 6 बजे के बीच स्थानीय लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए दी गई। कर्फ्यू में ढील के समय बाजार खुले रहे और बाजार में जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी नजर आई। लेह की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। लेह में एक बार फिर कर्फ्यू में ढील दी गई है और 2 घंटे के लिए लोगों को जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए ये ढील दी गई है। और आप देखें मेरे पीछे जो लोग हैं वो सब्जियों की दुकान पर, इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, जनरल स्टोर हैं वो खुले हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर पहुंचे हैं मार्केट में ताकि जरूरत की चीजों की खरीदारी कर सकें। और आप देख सकते हैं इस समय बड़ी संख्या में लेह के जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर मार्केट में पहुंचे हैं ताकि जरूरत की चीजों को खरीद सकें। हालांकि अभी भी जो मोबाइल इंटरनेट है
वो इस समय डाउन है, यानी कि मोबाइल इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। मोबाइल जरूर काम कर रहा है, लेकिन आज लद्दाख एलजी ने एक हाई लेवल मीटिंग करी थी, स्थिति की जो समीक्षा है वो की थी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाए, ताकि जो लेह के लोग हैं वो जरूरत की चीजों को खरीद सकें। क्योंकि 2 दिन पहले ढील दी गई थी, उसके बाद कल पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा रहा और कोई भी दुकान या मार्केट नहीं खुला था। लेकिन आज फिर एक बार जो कर्फ्यू में ढील है वो दी गई है, और आप देखें मेरे पीछे जो तमाम लोग हैं मार्केट से खरीदारी करके भी यहाँ पहुंचे हैं, जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं। जनरल स्टोर भी खुले हुए हैं, और लोगों का भी मानना है कि इस तरह की जो ढील है वो समय समय पर देती रहनी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कल पूरी तरीके से हम कहें कि जो लेह है उसका मार्केट बंद था और कोई भी दुकान नहीं खुली थी, केवल मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप, यही जो चीजें थी खुली हुई थी। लेकिन आज एक बार फिर दोबारा से कर्फ्यू में ढील दी गई है, ताकि लोग घरों से निकलकर सब्जियां, फ्रूट्स और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध दही जैसी चीजें हैं वो खरीद सकें। लोगों का भी मानना है कि इस तरह की ढील समय समय पर दी जानी चाहिए, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, लेह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गत सप्ताह आयोजित परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि विगत दिनों सामने आए प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी द्वारा की जा रही है। कमेटी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि युवाओं की मांग के अनुसार सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। भारतीय तटरक्षक कमांडर्स के 42वें सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। 3 दिवसीय ये वार्षिक बैठक बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच है। रक्षा मंत्री ने समुद्री घटनाओं में तटरक्षक बल की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए उनकी परिचालन तत्परता और पर्यावरण संरक्षण क्षमता की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताया कि समुद्री खतरे अब तकनीकी और बहुआयामी हो गए हैं। जीपीएस स्पूफिंग, रिमोट कंट्रोल बोट, एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन और डार्क वेव के जरिए आपराधिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ऐसे में पारंपरिक तरीकों से अब काम नहीं चलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन आधारित निगरानी, साइबर डिफेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को तुरंत शामिल करना होगा। दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने तकनीकी चुनौतियों और भविष्य की तैयारियों पर बात की। अब समुद्री अपराध केवल नाव या केवल जहाज तक सीमित नहीं रहे। ड्रोन सर्विलेंस, ड्रोन आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ड्रोन सर्विलेंस, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्स और डार्क वेब के जरिए स्मगलिंग नेटवर्क को संचालित करना, यह सब अब एक वास्तविकता बन चुकी है, रियलिटी बन चुकी है। स्मगलर्स जीपीएस स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर अपनी रियल टाइम लोकेशन छुपा लेते हैं। इन सब परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि कोस्ट गार्ड के लिए एक केवल ट्रेडिशनल तरीकों पर निर्भर रहना है यह अब एक पर्याप्त नहीं है। हमें अपराधियों से एक कदम आगे रहना होगा, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सर्वेलेंस सिस्टम हो या अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो या रियल टाइम डाटा एनालिटिक टूल्स हो। हमें लगातार अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाते ही रहना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि तटरक्षक के आधुनिकीकरण में सरकार लगभग 90% पूंजीगत बजट स्वदेशी साधनों पर खर्च कर रही है। जहाज और विमान निर्माण, मरम्मत और रखरखाव का काम अब देश में ही हो रहा है। इससे न केवल सुरक्षा मजबूत हुई है बल्कि भारतीय जहाज निर्माण उद्योग और अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है। आज हमारे कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग
सर्विसिंग और रिपेयरिंग भारत में ही की जा रही है। और ये अपने आप में मैं समझता हूं कि ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक मेजर अचीवमेंट है। कोस्ट गार्ड का लगभग 90% कैपिटल बजट इंडिजिनस एसेट्स के डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। यानी हमारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को सीधा प्रोत्साहन इससे मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 42वें भारतीय तटरक्षक कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारी रणनीतिक परिचालन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर मंथन कर रहे हैं। भारतीय तटरक्षक राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम स्तंभ है। ये बल अपनी स्थापना के समय सीमित संसाधनों से शुरू होकर आज 152 जहाजों और 78 विमानों के साथ एक मजबूत संगठन बन चुका है। तटरक्षक बल ने अब तक 1638 विदेशी पोतों और 13,775 विदेशी मछुआरों को अवैध गतिविधियों में पकड़ा है। भारतीय तटरक्षक बल ने केवल इस वर्ष जुलाई तक 76 खोज और बचाव अभियानों में 74 लोगों की जान बचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास योजना पर केंद्रित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। ये कॉन्क्लेव अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर केंद्रित रहा। विकास भारत एट 2047 के लक्ष्य को केंद्र में रखकर आयोजित इस कॉन्क्लेव के दौरान आईटी, हेल्थ केयर, पर्यटन, ग्रीन जॉब्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने रोजगार, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल पर अपने विचार साझा किए। इस योजना के तहत अब तक 41 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे 1,34,000 से अधिक लोगों का लाभ हुआ है। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा के माध्यम से लगभग 37,560 युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के युवाओं को कौशल प्रदान करना है, ताकि वो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। In 2018, Prime Minister started one mission, that is PMJVK, Prime Minister Jan Vikas Karyakram. Development that is should be inclusive and equal in all aspects and all places. He said that 15% of the infrastructure development fund will be given to minority sector. That means if a place where minorities are staying, their population is more than 25%, that place will be given priority. That means if a school is not there, the school will be built there. 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान पर कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने के लिए काफी ज्यादा दबाव था। पी चिदम्बरम के इस स्वीकारोक्ति पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह चिंताजनक बात है, पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी और अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के मन का रुझान क्या था। उस समय यूपीए सरकार के गृह मंत्री, जो पूर्व में वित्त मंत्री भी रहते, चिदम्बरम साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26/11 के हमले के बाद गृह मंत्री जब वो बने तो उनका विचार था कि पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर तत्कालीन पार्टी के नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब इससे बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए उनके मन का भाव क्या था। और मात्र 26/11 हमले के 9 महीने बाद इजिप्ट के शर्म अल शेख में, अर्थात एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पर, पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन जुलाई 2009 में साइन किया गया। और दुख की बात यह है, और आश्चर्यजनक दुख की बात यह है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का भी मेंशन किया गया। यानी एक प्रकार से हम उस झूठ को भी स्वीकार करने को तैयार हो गए थे कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया है कि मानो बलूचिस्तान में हमारा इन्वॉल्वमेंट हो।
26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के दूसरे मास्टरमाइंड नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नदीम को शाहजहांपुर के पास के गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नदीम ने बवाल को भड़काने और पुलिस को गुमराह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नदीम के पास से पुलिस को एक फोन, एक तमंचा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। नदीम के अलावा इस मामले में अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। को गिरफ्तार किया गया है, जो इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साजिश करता था और जो पूरे प्रकरण के दौरान साजिश में भी और उसके एग्जीक्यूशन दोनों में शामिल था। इसके साथ साथ 28 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। टोटल 29 अभियुक्त गिरफ्तार करके आज जेल भेजे जा रहे हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ हुई है और पूछताछ में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी काफी हेल्पफुल हो। टोटल 56 लोग इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लखनऊ स्थित सेना के मध्य कमान मुख्यालय में सोमवार को समकालीन और भविष्य के युद्धों के लिए इन्फेंट्री सैनिक के आधुनिकीकरण विषय पर फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्मृति सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन इन्फेंट्री महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने किया। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने इन्फेंट्री के आधुनिकीकरण हेतु सेना की संस्थागत दृष्टि, तकनीकी एकीकरण और युद्ध की तैयारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, रक्षा विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकीविदों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को भारत की लॉन्ग टर्म, लोकल और फॉरेन करेंसी इंश्योर रेटिंग्स और लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग्स को BAA3 पर बरकरार रखा है। साथ ही ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी ने देश के लिए आउटलुक को स्थिर रखा है। मूडीज ने अपने नोट में कहा कि भारत की मौजूदा ऋण क्षमताएं कायम रहेंगी, जिसमें इसकी बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बाहरी स्थिति और चालू राजकोषीय घाटे के लिए स्थिर मजबूत घरेलू फंडिंग शामिल है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ का नजदीक अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। नोट में बताया गया कि भारत की ऋण क्षमता राजकोषीय पक्ष की दीर्घकालिक कमजोरियों से संतुलित होती हैं, जो आगे भी बनी रहेंगी। एजेंसी का मानना है कि H1B वीजा के लिए नए आवेदन और विदेशों में परिचालन आउटसोर्स करने वाले अमेरिकी व्यवसायों पर संभावित शुल्क जैसे अन्य अमेरिकी नीतिगत बदलाव वर्कर्स के रेमिटेंस या भारत के सेवा निर्यात पर शायद ही कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल पाएंगे। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त महीने में सुधार देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP अगस्त 2025 में 4% बढ़ा, जबकि जुलाई में यह वृद्धि 3.5% थी। जारी आंकड़ों के अनुसार इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान खनन क्षेत्र का रहा, जिसमें 6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं विद्युत उत्पादन में 4.1% और विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में 3.8% की वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र के भीतर 23 उद्योग समूहों में से 10 ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। इनमें बेसिक मेटल्स, पेट्रोलियम उत्पाद और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया। कैपिटल गुड्स का उत्पादन अगस्त में 4.4% बढ़ गया। कैपिटल गुड्स उत्पादन में फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें शामिल होती हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और टीवी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन भी अगस्त में 3.5% बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने इस साल अगस्त में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 10.6% की वृद्धि दर्ज की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जो यात्रियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की एक अनूठी पहल है। इस अवसर पर राममोहन नायडू ने कहा कि कैफे इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि हवाई अड्डों पर यात्रियों को भोजन की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि इससे यात्री भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और कीमतों से भी संतुष्ट हैं। राममोहन नायडू ने घोषणा की कि जल्द ही इस पहल का विस्तार अन्य हवाई अड्डों पर भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 प्रदेश के उद्यमियों को विश्व तक पहुंच बनाने का एक मंच प्रदान कर रहा है। किसानों समेत राज्य के 2400 से अधिक प्रदर्शकों की भागीदारी ये दिखा रही है कि अगर मंच मिले तो गांव की मेहनत भी ग्लोबल बाजार में कमाल कर सकती है।
पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2025 में इस बार कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इस बार मंच पर सिर्फ उद्योगपति ही नहीं बल्कि खेतों की खुशबू भी बिखर रही है। राज्य के 2400 से अधिक प्रदर्शक विभिन्न क्षेत्रों के विविध उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिनमें वस्त्रों से लेकर कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग वाले उत्पाद शामिल हैं। जैविक उत्पादन करने वाले किसानों और किसान उत्पादक संगठनों ने भी यहाँ अपने स्टॉल्स लगाए हैं। हमारे जो प्रोडक्ट है एपीओ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम किसानों को, हमने इस थीम पे काम किया है कि किसान खेती करेंगे, महिलाएं प्रोसेसिंग करेंगे और बच्चे उनके मार्केटिंग करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल है हम अपने एपीओ के किसानों के द्वारा उस रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं और हमने फिर उन्हीं के बच्चों को कहा कि अब आप अपनी दुकानें खोलें। हमारा फोकस है हेल्दी ईटिंग की तरफ और सबको घर घर जाके ऑर्गेनिक फूड ईटिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयर करना एंड हेल्दी ईटिंग की तरफ मूव करना। इस 5 दिवसीय मेगा ट्रेड शो में जहां देसी उत्पादों की धूम है, तो वहीं खेती में काम आने वाले उपकरणों में मल्टी क्रॉप सीडर, मल्चर, रोटोवेटर, बेलन और रोलर से लेकर ड्रोन भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये जो हमारा ड्रोन है ये एक 10 लीटर पेलोड का एक ड्रोन है, एग्रीकल्चरल स्प्रेयर ड्रोन है, जिससे कि आप फर्टिलाइजर्स को या पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं। और ये सर 10 मिनट में 1 एकड़ में आपका स्प्रे कर देता है, जिससे कि हमारी समय की बहुत बचत होती है और एक प्रॉपर तरीके से स्प्रे हो पाता है। ये मल्टी क्रॉप सुपर सीडर है, इससे फसलों की सीधी बिजाई की जाती है, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सभी फसलों की बिना जुते हुए जैसे धान की कटाई होती है, उसके बाद डायरेक्ट इस मशीन को आप चला के गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। मेले में पराली से बनाई जाने वाली लाभदायक वस्तुओं की भी जानकारी दी जा रही है। किसान हर साल पराली को जलाते हैं, उससे पूरे दिल्ली NCR में धुआं आ जाता है, पॉल्यूशन आता है। उसी समस्या को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग किसानों से पराली कलेक्ट करते हैं, पराली उठाते हैं और उससे पैकेजिंग बनाते हैं। हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है ये बबल रैप, थर्माकोल, फोम पैकेजिंग का अल्टरनेटिव है। इस शो में किसानों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सच हो रहा है और किसान अपनी मेहनत से विश्व बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। शमीम अख्तर, DD न्यूज। देश भर में जहां दशहरा नवरात्रि के समापन का प्रतीक है, वहीं हिमाचल के कुल्लू में विजयादशमी से ही अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू होता है। इस बार खास यह है कि तांदी गांव के आराध्य देव कुईकांडा नाग 365 साल बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। देवता 180 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सोने के रथ में सज धज कर दशहरा मैदान पहुंचेंगे। यह उत्सव 7 दिन तक धूमधाम से चलेगा। नवरात्रि में मां आदिशक्ति की पूजा की धूम मची है। देश भर में स्थानीय परंपरा के अनुसार माता की पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह पंडाल सजाए गए हैं और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को सप्तमी के दिन भुवनेश्वर में माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। और जब बात दुर्गा पूजा की हो तो कोलकाता की दुर्गा पूजा का एक अलग ही अंदाज है। यहाँ की दुर्गा पूजा और पंडाल देखने के लिए श्रद्धालु देश के दूसरे स्थानों से भी आते हैं। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल अपनी अलग थीम के लिए भी देश में जाने जाते हैं। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल सजाया गया, तो शोभा बाजार राजबाड़ी में 269वें साल नवरात्रि पूजा की जा रही है। वहीं इडेन टोली और अमरेंद्र भवन की भी दुर्गा पूजा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। श्री गंगोत्री 5 मंदिर समिति ने सोमवार को कपाट बंद होने का मुहूर्त निकाला। समिति की ओर से बताया गया कि 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर सुबह 11:36 पर उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष हरीश सिंहवाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की डोली गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा के लिए रवाना होगी और उस दिन गंगा जी की डोली चंडी देवी मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी। अगले दिन 23 अक्टूबर को मां गंगा की मूर्ति मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान कराई जाएगी। वहीं गंगोत्री धाम के पुजारी हिमांशु सिंहवाल ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना
6 माह तक मुखी मठ स्थित मंदिर में की जाएगी। उधर यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त 2 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर निकाला जाएगा। गंगोत्री धाम सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे और 22 अक्टूबर को मां भगवती की डोली जो है प्रस्थान करेगी। उत्सव डोली और रात्रि निवास जो है चंडी देवी मंदिर में रात्रि निवास होगा और उसके बाद 23 तारीख को भैया दूज के दिन मां गंगे की डोली ठीक 1 बजे चंडी देवी से प्रस्थान करते मार्कंडे होते हुए अपने शीतकालीन प्रवास मुख्य मठ मुखवा में यहाँ पर पहुँचेगी और 6 महीने तक जो है मां गंगा के जो दर्शन है वो यहीं पर सुलभ होंगे। जो अक्टूबर का है उसमें स्वाति नक्षत्र में हम माँ गंगा के कपाट को जो है वो बंद करते हुए और पुनः 23 तारीख को जो है माँ गंगा की शीतकालीन जो पूजा अर्चना है वो मुखी मठ शीतकालीन निवास में शुरू हो जाएगी। और अरुणाचल प्रदेश की मेचुका वैली देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आलो टाउन से मेचुका के बीच सैकड़ों झरने हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। मेचुका इको एडवेंचर और रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है और स्थानीय लोगों का आतिथ्य भाव पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। ये वाटरफॉल मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। ये मेरी लाइफ का सबसे सुंदर वाटरफॉल है और यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 2 दिन पता ही नहीं चले कैसे निकल गया मेचुका में। मन तो है नहीं जाने का पर फिर आएंगे वापस। और मेचुका यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। जैसा कि आप देख रहे हैं वाटरफॉल उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ये वाटरफॉल शायद ही मैंने इस रास्ते में इतने सारे वाटरफॉल देखे लेकिन ये मुझे बहुत सुंदर लगा। मेरी बेटी ने बहुत इंजॉय किया और ऐसा वाटरफॉल तो शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक पूरे देश में 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली की लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी महिलाओं के लिए विशेष स्क्रीनिंग शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनस्वी कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ माताओं और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। The institution has done exceedingly well to the clarion call taken by the Honorable Prime Minister with the theme of Swasth Nari Sashakt Parivar. And today we have taken up multiple themes which actually are so very important for us to venture into the domain of screening. So we started the session with discussions on obesity. We thereafter followed a discussion on mental health, followed by the issue with which the country is grappling is diabetes linked with hypertension. महिला क्रिकेट विश्व कप 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका प्रतियोगिता की संयुक्त मेजबान है। भारतीय टीम 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन भारत को दोनों बार विश्व कप फाइनल में हार मिली है। महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें दोनों सह मेजबान भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। किसी वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने वाली ये सबसे मजबूत भारतीय टीम नजर आ रही है। हाल ही में भारत ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए काफी मददगार हो सकती है। We are playing really good cricket last 12 months against some big teams. So yeah, India is like favorite in this World Cup definitely because India hosts the World Cup and they know the condition and the ground support, spectators, so everything with them. But my plan was I want to play our best cricket in front of everyone. We don't want to take too much pressure on our shoulders. Just want to play our best cricket. श्रीलंका की बात करें तो टीम को मैच अभ्यास की कमी खल सकती है। श्रीलंका का क्रिकेट पिछले कुछ समय में काफी प्रभावित हुआ है।
श्रीलंका की टीम ने इस साल सिर्फ 8 वनडे खेले हैं, जिनमें से एक मैच बारिश में धुल गया था। पूरे खेले गए 7 में से 5 मैच में श्रीलंका को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि उपमहाद्वीप की पिचों पर श्रीलंका की टीम प्रभावित कर सकती है। टीम के कप्तान और स्टार चामरी अट्टापट्टू का ये आखिरी वनडे विश्व कप हो सकता है। ऐसे में टीम उन्हें यादगार विदाई देना चाहेगी। श्रीलंका की टीम एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि सह मेजबान के तौर पर वे इस प्रतियोगिता में अंतिम 4 तक जरूर पहुंचे। We have advantage of playing in home, but the amount of cricket we have played and the results we have got in last a couple of years, I think that shows we have a depth in our game, whether it's batting or bowling. We have improved a lot of areas, so I think chances are there, but I think tomorrow is our first game. Our main focus is on tomorrow's game and setting the tone for us. That is something we are really looking forward. दोनों टीम के वनडे रिकॉर्ड देखें तो भारत का साफ वर्चस्व नजर आता है। दोनों टीमों के बीच कुल 35 वनडे खेले गए, जिनमें से भारत ने 31 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका की टीम सिर्फ 3 मैच में जीत दर्ज कर सकी। भारतीय टीम 2005 और 2017 यानी 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे दोनों ही बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीलंका की टीम आज तक कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस विश्व कप में अपने दिल में एक सपना लेकर आई है। टीम पर दबाव है, लेकिन टीम के पास एक शानदार मौका भी है अपने घर में अपने फैंस के सामने पहली बार चैंपियन बनने का। टीम को विश्व चैंपियन बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और श्रीलंका के खिलाफ ये मैच उस परीक्षा का पहला पड़ाव है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। राजधानी दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय धरोहर हैं। वो हमारे समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व सैनिकों ने न केवल वर्दी में राष्ट्र की सेवा की, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने कार्यों के माध्यम से अपनी सेवा जारी रखी। विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की जाएगी। समाज का हर वर्ग सैनिकों का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, अपनी जिंदगी इस राष्ट्र के लिए खपाई है। आपके अंदर वह डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और करेज है, वह करेज है जो किसी भी समाज को मजबूत बना सकता है। समाज में रहकर मैं मानता हूं वेटरन्स केवल काम नहीं कर रहे, बल्कि वे समाज को एक नई दिशा देने का भी काम कर रहे हैं, और यह वही परंपरा है जिसने हमारे देश को मजबूत बनाए रखा है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच।